जय हिंद दोस्तों, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आपको बीटीजीएस क्लासेस में। आज हम अपने इस सक्षमता परीक्षा विशेषांक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जंतुओं में पोषण को उठाया है और ये वर्ग 7 से लिया गया है। साइंस का विषय है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साइंस के विषय से जो चैप्टर लिए जाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा को के दृष्टि से। लेकिन आज हम इस सक्षमता परीक्षा के विशेषांक में जो ये चैप्टर लिए हैं इसको हम देखने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें, और इससे संबंधित जो मुख्य बिंदु है उन सभी मुख्य बिंदु को मैंने यहाँ शॉर्ट नोटेड कर दिया है और इन्हीं शॉर्ट नोटेड बिंदुओं की चर्चा हम बारी बारी से करके समझ के और याद कर लेंगे, तो हमारा इस बिंदु से जितने क्वेश्चन बनते हैं वह पूर्ण हो जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं ये जंतुओं में पोषण का। जंतुओं में पोषण का जो पहला शब्द हमको मिलता है वो होता है पाचन। अर्थात पाचन क्या है? तो पाचन की परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं कि जीवों द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थों से जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण कर लेना, उनको ले लेना शरीर के उपयोग के लिए, और जो अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनको एनस द्वारा या मल द्वारा बाहर निकालने की संपूर्ण प्रक्रिया को ही हम पाचन कहते हैं। संपूर्ण प्रक्रिया को ही पाचन कहते हैं। अब इस पाचन प्रक्रिया में जो हम भोज्य पदार्थ लेते हैं, खाद्य पदार्थ लेते हैं, वो विभिन्न चरणों से होते हुए अंत में एनस द्वारा बाहर निकलता है। तो विभिन्न चरणों को एक बार हम गौर से देख लें, समझ लें कि वे कौन कौन से चरण होते हैं जो पाचन क्रिया को पूर्ण करते हैं, और उन्हीं चरणों को हम यहाँ बिंदुवार नोट किए हैं। आइए इनको समझते हैं। सबसे पहला जो आता है वो अंतःग्रहण आता है। वो आता है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण इसको हम समझते हैं कि अंतःग्रहण क्या है। इसको हम समझते हैं कि अंतःग्रहण क्या है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये आप भी जानते हैं कि जीवों द्वारा मुंह में भोजन लेने की क्रिया को ही अंतःग्रहण कहा जाता है। अर्थात जो भी जीव मुंह में भोजन लेते हैं उस क्रिया को अंतःग्रहण शब्द से संबोधित करते हैं, अर्थात उसको अंतःग्रहण करते हैं। अब आता है दूसरा पाचन। पाचन, तो पाचन की परिभाषा हमने ऊपर ही समझाया है। पाचन की परिभाषा हमने ऊपर समझाया है कि पाचन एक जैविक क्रिया है जिसके द्वारा जीव जब खाद्य पदार्थ लेते हैं और उस खाद्य पदार्थ से जितने भी उपयोगी पदार्थ होते हैं उसका शरीर उपयोग कर लेता है, और शेष जो अवशेष बचते हैं, अवशिष्ट बचते हैं, उनको मल द्वारा बाहर निकालने की संपूर्ण क्रिया को ही पाचन कहते हैं। संपूर्ण क्रिया को ही पाचन कहते हैं। अब आता है अवशोषण। तीसरा आता है अवशोषण। अवशोषण से हम क्या होता है? अवशोषण में देखेंगे कि ये अंदर होने वाली एक ऐसी क्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थों से जो उपयोगी पदार्थ होते हैं, अर्थात जो पोषक तत्व होते हैं, उनको ले लिया जाता है। जितने भी खाद्य पदार्थ में जो पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित कर लिया जाता है, उनको ले लिया जाता है, और लेके वो ब्लड को दे दिया जाता है, रक्त को दे दिया जाता है, और रक्त उसको शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तो इस क्रिया को हम अवशोषण के नाम से जानते हैं। अवशोषण के नाम से जानते हैं, अर्थात खाद्य पदार्थों से जो पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण कर लेना, अवशोषण करके ब्लड को दे देना, रक्त को दे देना, और रक्त द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने की क्रिया को ही हम अवशोषण कहते हैं। अब आता है तीसरा जो आता है, चौथा जो आता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण लिखा हुआ है, स्वांगीकरण। ये भी पाचन का एक चरण है। पाचन का अर्थात पाचन का ये चरण है अवशोषण। इसमें क्या होता है कि जब ब्लड पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों में अर्थात सेलों तक पहुंचा दिया जाता है, तो सेल द्वारा
इन सभी पोषक तत्वों का जब उपयोग किया जाता है, जिसकी जहां जरूरत होती है उसका वहां उपयोग किया जाता है, इस क्रिया को ही हम स्वांगीकरण के नाम से जानते हैं। जैसे अगर उस पोषक तत्व में हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है? उसका कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। तो अगर सेल में वो ऊर्जा प्रदान करने लगता है, उसी तरह प्रोटीन का काम है शरीर में मांस की वृद्धि करना, तो वो मांस की वृद्धि करने का काम करता है। तो जब पोषक तत्वों का पूर्ण रूप से उपयोग होने लगता है उसके कार्य के अनुसार, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। और अंत में जो आता है उसे हम कहते हैं निष्क्रमण। निष्क्रमण अर्थात खाद्य पदार्थों में, भोज्य पदार्थों में उपयोग किए गए जितने भी पदार्थ होते हैं उनका उपयोग कर लिया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पाचन के विभिन्न चरण होते हुए, विभिन्न चरणों से होते हुए भोज्य पदार्थ का पाचन पूर्ण होता है। अब आते देखते हैं पाचन तंत्र क्या है। पाचन तंत्र के बारे में हम थोड़ा सा देखें कि पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसकी चर्चा हम करें। पाचन तंत्र पहले इसको ही समझ लेते हैं कि पाचन तंत्र सिस्टम क्या कहलाता है। जब कभी एक कार्य के लिए बहुत सारे अंग लगे होते हैं, बहुत सारे भाग लगे होते हैं, बहुत सारे पार्ट लगे होते हैं, किसी एक कार्य को करने के लिए बहुत सारे पार्ट लगे होते हैं, तो उन सभी पार्टों को एक साथ तंत्र के रूप में जाना जाता है। तो चूंकि यहां पर भी तंत्र लगा हुआ है, अर्थात पाचन तंत्र लगा हुआ आता है, अर्थात ये पाचन क्रिया में जितने भी अंग लगे हुए हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उन सभी को एक साथ हम पाचन तंत्र कहते हैं। अर्थात पाचन क्रिया को संपन्न कराने में जितने भी अंगों की भूमिका होती है, वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, सभी को हम एक साथ पाचन तंत्र कहते हैं। और ये पाचन तंत्र में आने वाले जो विभिन्न अंग है वो है माउथ कैविटी, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। इसके बाद इसको हिंदी में भी हम जानते हैं मुखगुहिका, ग्रासिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार। ये सभी पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंग हैं। ये सभी डायरेक्ट रूप से पाचन क्रिया में भाग लेते हैं और पाचन क्रिया को पूर्ण करने में सहयोग करते हैं। अब देखिए इस पाचन क्रिया जो शुरू होता है, उन सभी को, ये सभी जो है यहां से मुख हुआ से लेके मल द्वार तक, इन सभी को एक साथ एलिमेंट्री कैनल कहा जाता है। एलिमेंट्री कैनल कहा जाता है। अर्थात अगर हम यहां पर भी चर्चा करेंगे, एलिमेंट्री कैनल की यहां पर भी चर्चा करेंगे, अर्थात ये एलिमेंट्री कैनल के ये सभी अंग हैं, ये सभी सातों अंग हैं और इनका आकार, प्रकार, बनावट अलग अलग होते हैं, इनका कार्य भी अलग अलग होता है। इसका भी हम चर्चा करेंगे, डिफाइन करेंगे, बारी बारी से सबको हम देखेंगे। तो इनको देखने से पहले आइए हम थोड़ा सा यहां पर चर्चा कर लें कि कौन सा अंग क्या है। ये जो दिखाई पड़ रहा है हमको, इसको हम मुख गुहा के नाम से जानते हैं, अर्थात मुंह को हम से जानते हैं। इसका हम नाम करते हैं मुख गुहा, तो माउथ कैविटी, MOUTH, माउथ कैविटी, ये हो गया मुख गुहा। दूसरा जो अंग आता है वो है ग्रासिका। यहां से लेकर यहां तक इस पार्ट को हम ग्रासिका कहते हैं। ग्रासिका अर्थात फूड पाइप। अब मुखगुहा, ग्रासिका के बाद जो ये अंग आता है, ये होता है
एस्टोमेक अमाशय, अमाशय, एस्टोमेक, एस्टोमेक। उसके बाद अमाशय के बाद आता है छोटी आंत। ये जो लाल वाला जो हमने बनाया है, इन सभी को, ये सभी जो लाल वाला यहां से यहां तक दिखाई पड़ रहा है, इन सभी को हम छोटी आंत कहते हैं, छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। ये लाल वाले पार्ट को हम छोटी आंत कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इसके बाद ये जो ब्लैक से बनाया है हमने, ब्लैक कलर से, ये ब्लैक कलर से ये और ये, इन सभी को हम बड़ी आंत, बड़ी आंत के नाम से जानते हैं, बड़ी आंत के नाम, अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद दो अंग और है जिसको हम, ये जो पार्ट दिखाई पड़ता है, इसको हम कहते हैं रेक्टम मलाशय, मलाशय अर्थात रेक्टम, रेक्टम। और अंत में जो अंग दिखाई पड़ता है ये इसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, मल द्वार, मल द्वार अर्थात एनस। इस प्रकार हमने शरीर के ये पाचन तंत्र में भाग लेने वाले सभी अंगों का यहां चर्चा किया। सबसे ऊपर मुख हुआ, माउथ कैविटी। ये जो मुख हुआ से और अमाशय तक जो मिलाने वाली पाइप है उसको ग्रासिया कहते हैं, फूड पाइप। और ये जो बना हुआ आकृति है इसको अमाशय, थैली न्यूमर जो आकृति है इसको अमाशय कहते हैं। ये लाल वाले छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्लैक वाले को बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, और इस पार्ट को मलाशय कहते हैं, और सबसे नीचे वाले पार्ट को हम मलद्वार कहते हैं। अब बारी बारी से इन सभी का हम कार्य को देखेंगे कि इन सभी का पाचन क्रिया में क्या कार्य है। इन सभी अंगों के बारी बारी से थोड़ा सा हम चर्चा करें कि ये सभी अपनी भूमिका पाचन क्रिया में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आता है मुख गुहा, माउथ कैविटी। माउथ कैविटी, माउथ कैविटी को अगर हम देखें तो इसके अंदर दो तरह से कार्य होते हैं, एक फिजिकली और एक केमिकली, भौतिक और रसायन। भौतिक क्रिया का कार्य है कि जैसे भी खाद्य पदार्थ को हम मुंह में लेते हैं तो दांत द्वारा उसको तोड़ा मरोड़ा पीसा जाता है, तो इस क्रिया को हम भौतिक क्रिया कहेंगे। और रासायनिक क्रिया के अंतर्गत हम आते हैं, जब दांत से हम भोजन को चबाते हैं तो मुंह से बहुत सारे लार निकलते हैं, कई प्रकार के लार निकलते हैं, और उस सभी लार उस भोजन में मिलाया जाता है। इस क्रिया को हम रासायनिक क्रिया कहते हैं। फिर भी आगे हम देखते हैं कि इसका कार्य कैसे होता है। तो मुख मुहर की बनावट और विभिन्न प्रकार भागों को देखते हुए इसको हमने तीन भाग में बांटा है। एक बांटा है दांत, दूसरा है जीभ और तीसरा है लार ग्रंथियां। अर्थात मुख गुहा, माउथ कैविटी में कार्य करने वाले जितने भी अंग हैं, पाचन क्रिया में सहयोग करने वाले, उन सभी को हम तीन भाग में बांटे हैं। एक है दांत, दूसरा है जीभ और तीसरा है लार ग्रंथियां। दांत के बारे में हम जानते हैं कि ये कार्य और आकार की दृष्टि से इन दांतों को कार्य और बनावट, इन तीनों के आधार पर, कार्य और बनावट के आधार पर दांत को चार भाग में बांटा गया है। चार प्रकार के दांत होते हैं। एक होता है कृतंत, इंसाइडर, इसको हम काटने वाला दांत कहते हैं, काटने वाला। इसका कार्य है किसी भी वस्तु को काटना। इंसाइडर अर्थात कृतंत का काम है काटने वाला, काटने का यह काम करता है। हम किसी भी चीज को मुंह में लेते हैं तो सबसे पहले ये काटता है। दूसरा जो है रदनक, कैनाइन, इसका कार्य है चीरने फाड़ने का काम। हम गांव में जब ऊख खाते हैं, गन्ना उन्ना खाते हैं, तो हम इससे नहीं काटते हैं, इस दांत से फाड़ते हैं, चीरते हैं। या दातुन भी करते हैं तो उसको फाड़ना रहता है तो हम इस दांत से करते हैं, अर्थात कैनाइन से करते हैं। तो ये काम
सबसे कृंतक ऊपर वाला जो इंसाइजर है उसका काम है काटना। दूसरा का काम रदनक जो है कैनाइन, इसका काम है फाड़ना, ये फाड़ता है। और अर्धचवर्णक और चवर्णक प्रीमोलर और मोलर, इनका काम है पीसना। ये दोनों सामूहिक रूप से काम करते हैं, पीसते हैं। तो हमने कार्य के आधार पर दांत को 4 भागों में बांटा गया है और उनके कार्यों को बारी बारी से हमने समझा दिया है। अब देखते हैं दांत जो है जीवन में 2 बार निकलता है। दांत जीवन में 2 बार निकलता है, एक जिसे हम दूध का दांत कहते हैं और उसके बाद अस्थायी दांत निकलता है। दूध के दांत टूटने के बाद अस्थायी दांत निकलता है और दूध का दांत जो रहता है वो 8 वर्ष तक रहता है और उसके बाद टूट जाता है। उसके बाद अस्थायी दांत निकलते हैं। अब देखते हैं कि ये दांत जो रहते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैरोटीन, प्रोटीन, इन 3 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैरोटीन, ये 3 प्रकार के तत्वों से मिलकर दांत बना होता है। और दांत का जो ऊपरी भाग जो व्हाइट वाला दिखाई पड़ता है, उजला भाग, उससे हम इनामेल कहते हैं। और ये इनामेल जो है शरीर के सबसे कठोर अंगों में जाना जाता है। ये शरीर के सबसे कठोर अंग के रूप में जाना जाता है। ये कई बार प्रश्न में पूछा भी जाता है कि शरीर के सबसे कठोर भाग कौन है या कौन सा अंग है, तो हम लोग दांत का इनामेल को ही लेते हैं। अब आते हैं जीभ को देखते हैं। जीभ की पाचन क्रिया में कोई भूमिका नहीं रहता है, उसका फिजिकली काम है, फिर भी कुछ न कुछ वो काम करता रहता है। जीभ जो है यह मुंह का सबसे व्यस्त अंग है, वह कभी स्थिर नहीं रहता है, कभी ना कभी इधर उधर चलते रहता है। तो ये काम जीभ का क्या है, ये व्यस्तम अंग है। टेस्ट बड, इसकी सबसे बड़ी जो खासियत होती है जीभ की, टेस्ट बड अर्थात स्वाद कलिकाएं, जीभ पर स्वाद कलिकाएं होते हैं, टेस्ट बड होते हैं। यह इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है कि किसी भी खाद्य पदार्थ का वह ये पता करता है कि हमने जो खाद्य पदार्थ खाया है वह किस स्वाद का है, मीठा है, तीता है, खट्टा है या किस प्रकार का है। इसका निर्णय केवल और केवल जीभ करता है। अगर हम आंख बंद करके अगर जीभ पर कोई पदार्थ डालें तो वो क्लियर कर देगा, जीभ ये बता देगा कि मेरे जीभ पे मेरे ऊपर किस पदार्थ, कौन से स्वाद का पदार्थ गिराया गया है, मीठा गिराया गया है, खट्टा गिराया गया है या तीखा गिराया गया। तो जीभ का काम यह है। और उसके बाद जो और एक महत्वपूर्ण काम है जीभ का, वो ये है कि यह साफ, शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका लेता है। जीभ का एक महत्वपूर्ण काम यह भी है कि वह साफ, शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जीभ का होता है। अगर किसी व्यक्ति का जीभ अगर सटा हुआ, उसके बनावट में थोड़ा सा भी अगर परिवर्तन है, आम आदमी के जीभ में जो बनावट होता है, जिस प्रकार का बनावट होता है, अर्थात आगे का भाग खुला हुआ और पीछे का भाग सटा हुआ, इसमें कहीं से भी अगर किसी प्रकार का दिक्कत है इस बनावट में, तो उसके मुंह से आवाज साफ सुथरा नहीं निकलेगा, वो स्पष्ट नहीं बोल पाएगा, उसका उच्चारण साफ नहीं हो पाएगा। अब आते हैं लार ग्रंथियों को देखते हैं कि लार ग्रंथि की क्या भूमिका है। मुंह में, ये जो मुंह है इसमें 3 तरह की लार ग्रंथियां निकलती है। 3 तरह की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। वो है पेरिटोड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। सब पेरिटोड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। इसमें एक बात जानने की जरूरत है, ये पेरिटोड ग्लैंड है, ये सांप में पाया जाता है। सांप के मुंह में एक पेरिटोड ग्लैंड पाया जाता है और इसी पेरिटोड ग्लैंड में जहर रहता है, जो कभी कभी मनुष्य को या किसी जीव के ब्लड से संपर्क हो जाता है तो वो मृत्यु को प्राप्त करता है। अब आते हैं कि इन लार ग्रंथियों से, ये 3 जो लार ग्रंथियों से निकलने वाले जो एंजाइम होते हैं, उसमें एमाइलेज, टाइलिन और लाइसोसाइम, 3 प्रकार के लार निकलते हैं
एंजाइम निकलते हैं और इनका कार्य, चूंकि 8 क्लास में बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ है, अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो आगे भी मैं एक क्लास लूंगा, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण काम है, इसका जो काम है, ये एमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है, ग्लूकोज में बदलता है। एमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। लाइसोसाइम जो है, लाइसोसाइम का मुख्य रूप से यह कार्य है कि खाद्य पदार्थ जब खाते हैं, किसी प्रकार का भोजन करते हैं और किसी कारणवश अगर उसमें कोई जीवाणु या वायरस जीवाणु चला जाता है खाद्य पदार्थों में, तो ये लाइसोसोम उसको मार देता है, उसको अंदर जाने नहीं देता है, लेकिन फिर भी कुछ बच जाता है। उसका जो अंत होता है वो हो जाता है अमाशय में, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले इसको हम समझ लें। तो लार ग्रंथियों को ध्यान में रखेंगे। लार ग्रंथियां माउथ कैविटी में अर्थात मुंह गुहा में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है। एक होता है पेरिटोड ग्लैंड, दूसरा होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड और तीसरा होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। और इसमें से 3 प्रकार के जो लार निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं, उसे एमाइलेज का कार्य है स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देना, टाइलिन का कार्य है कार्बोहाइड्रेट को पचाना और लाइसोसाइम का काम है जीवाणु को नष्ट करना। और इस प्रकार यह मुंह का पूरा कार्य संपन्न होता है। और उसके बाद इस कार्य होने के बाद जो भोज्य पदार्थ बन के जिससे हम बुलास करते हैं, वो पहुंचता है फूड पाइप में। इतना काम, ये जो काम हमें बताया, इतना काम, ये भोजन को चबाना फिर उसको निगलना, ये सभी जब होने के बाद वह भोजन पहुंचता है फूड पाइप में। फूड पाइप में विशेष कोई कार्य नहीं होता है। फूड पाइप का काम यह है कि मुंह से चबाया गया भोजन, लार द्वारा मिलाया गया भोजन जो नरम होता है, उस भोजन को अमाशय तक पहुंचाना। यह अमाशय तक पहुंचाना फूड पाइप का मुख्य कार्य है। और इस कार्य को करने के लिए अगर किसी भी प्रकार के भोजन को हम निगलते हैं तो वो डायरेक्ट पेट अमाशय में नहीं जाता, वो धीरे धीरे जाता है, वह धीरे धीरे अमाशय में जाता है। क्योंकि ये जो है फूड पाइप, इसमें एक प्रक्रिया होती है। जैसे ही मुंह से ये माउथ कैविटी से भोजन आता है तो इसमें एक क्रिया होती है कर्माकुचन, जिसमें हम कर्माकुचन नाम से जानते हैं। और कर्माकुचन का कार्य क्या है कि एक बार फैलता है फूड पाइप, एक बार सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता हुआ, सिकुड़ता हुआ, और ये क्रिया होते होते धीरे धीरे भोजन अमाशय में पहुंचता है। कहां पहुंचता है? अमाशय में पहुंचता है। लेकिन अगर किसी कारणवश ये अमाशय उस भोज्य पदार्थ को, खाद्य पदार्थ को लेने से इनकार कर देता है या किसी प्रकार उसको अपने पास नहीं लगता है, तो वो लौटा देता है, तुरंत उसको लौटा देता है। चूंकि ये अमाशय द्वारा भोजन लौटाया जाता है तो उसको फूड पाइप भी अपने पास नहीं रखता है, वो भी अपने अंदर नहीं रखता है, वो तुरंत मुंह से फेंकवा देता है, इसको बाहर करवा देता है। और बाहर करवाने के इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं वोमिटिंग होना या उल्टी होना। अर्थात अगर किसी प्रकार से किसी कारणवश अगर खाना इस से अमाशय लेने से इनकार कर दे, चाहे कोई भी प्रक्रिया हो सकता है, अगर लेने से इनकार करते हैं तो तुरंत उसको बैक कर देता है, उस खाना को, खाद्य पदार्थ को बैक कर देता है। और बैक करता है तो ये फूड पाइप अपने अंदर नहीं रखता है, वो भी ले जाकर कहां लौटा देता है? मुख गुहा को। और मुख गुहा से जब मुंह भोजन बाहर निकलता है, इस क्रिया को हम लोग उल्टी करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे इसकी अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत को हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब